रहीम। हम फोर्थ एमसीक्यू कर रहे थे। फोर्थ एमसीक्यू में ये बताया गया है कि कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट की फॉर्मेशन इम्पेयर्ड हो गई है। मैंने आपको पहले बताया था जो कॉन्जुगेटेड होती है, कॉन्जुगेटेड का मतलब यहाँ पर ग्लाइसिन या टोरिन ऐड किया हुआ है, ठीक हो गया। और इनकी रेशियो क्या होती है, ग्लाइसिन और टोरिन की 3:1, यानी ग्लाइसिन वाले कॉन्जुगेटेड फॉर्म ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टोरिन। इनका मेन पर्पस यही होता है कि पीके को कम कर देना। क्यों कम कर देना? क्योंकि ये जब पीके जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा इनके पास एसिडिटी ज़्यादा होगी, कॉन्जुगेटेड फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी, मतलब एम्फीपैथिक नेचर इनकी और ज़्यादा सीवियर हो रही है। जब इनकी एम्फीपैथिक नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है तो ये ज़्यादा एफिशिएंट इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी डाइजेशन कर सकती है। तो इसका मतलब अगर ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म नहीं बनेगी तो फिर इमल्सिफिकेशन या डाइजेशन नहीं हो पाएगी। जब इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन नहीं होगी स्पेसिफिकली लिपिड्स के, क्योंकि इमल्सिफिकेशन लिपिड्स की होती है। इमल्सिफिकेशन में ये करते हैं कि बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब फैट की इमल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होगी डाइजेशन नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और वो फैट जिसने एब्जॉर्ब होना था वो फीसेस के अंदर चला जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टीटोरिया। तो अगर कॉन्जुगेशन नहीं होती तो फिर हमें स्टीटोरिया देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं बनता। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 में यह बताया गया है कि आ पेशेंट हैज़ लार्ज ऑरेंज टॉन्सिल, टॉन्सिल्स की इन्लार्जमेंट हुई है। ठीक हो गया। टॉन्सिलाइटिस हो गया। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन की और लिवर की इन्लार्जमेंट देखने को मिल रही है। लॉस ऑफ सेंसेशन इन हेड एंड फीट एंड क्लाउडीनेस ऑफ कॉर्निया। उसके HDL लेवल को देखेगा। HDL लेवल कितना बताया हुआ उसने, 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक हो गया। आगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। अब मुझे आपको HDL का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो HDL का मेटाबॉलिज्म एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि HDL की कितनी फॉर्म होती है। तो HDL की आपको बता दूं, HDL की 4 फॉर्म्स होती हैं। एक होता है नेसेंट डिस्कॉइडल HDL, एक होता है प्री बीटा HDL, एक होता है HDL टाइप 3, एक होता है HDL टाइप 2। इन सब टाइप्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, उनकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए। ये सारी एक ही स्टेज के अंदर होती हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ नेसेंट डिस्कॉइडल HDL। नेसेंट डिस्कॉइडल HDL जो HDL होता है, HDL में आपको ApoA1 देखने को मिलता है। और ApoA1 किसको एक्टिवेट करता है, LCAT को। अब LCAT क्या बोला है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज, जिसको हम फॉस्फेटाइडल कोलिन एसाइल ट्रांसफेरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड अगर फॉस्फेटाइडल कोलिन हो। वैसे इसको हम लेसिथिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेसिथिन भी हो सकता है। लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज, ये इसका एक्टिवेटर होता है ApoA1। तो एपोलाइपोप्रोटीन जो 70% होती है, इसके साथ यहाँ पर ApoC2 भी देखने को मिलती है, और ApoE। जो ApoC2 और ApoE ये डिलीवर करता है किसको, VLDL को और काइलोमाइक्रोन को। जो ApoC2 है, ApoC2 ये LPL का एक्टिवेटर होता है, यानी LPL को एक्टिवेट करता है। LPL का क्या मतलब हुआ, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। जो ApoE है इसका मेन फंक्शन होता है IDL और काइलोमैक्रोन रेमिनेंट। IDL को हम VLDL रेमिनेंट पे बोल सकते हैं। तो IDL और काइलोमैक्रोन रेमिनेंट इनकी एंडोसाइटोसिस कराने के लिए, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कराने के लिए जो एपोलाइपोप्रोटीन चाहिए उसका नाम है ApoE। तो ApoE का फंक्शन हो गया एंडोसाइटोसिस, ApoC2 का फंक्शन हो गया के एक्टिवेटर ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, VLDL के अंदर और काइलोमाइक्रोन के अंदर। जो पहले जो HDL बनती है वो नेसेंट डिस्कॉइडल फॉर्म होती है, डिस्क शेप होती है, जिसमें मेजर फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है, फॉस्फेटाइडल कोलिन जिसको लेसिथिन बोलते हैं, ApoA देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं नेसेंट डिस्कॉइडल HDL। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप बनेगी उसका नाम है HDL टाइप 3। जो HDL है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कैरियर। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। मतलब ये सेल से कोलेस्ट्रॉल को उठा के लिवर की तरफ दे देगा, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल टिश्यू है, स्पेसिफिकली आर्टीरियल वॉल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन कम से कम होगी, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन कम से कम होगी। अब इसने पेरिफेरल टिश्यू से यानी नॉन हिपैटिक टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को इंट्रैप करना है। तो फिर कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ करने के लिए या फिर कोलेस्ट्रॉल की अपटेक कराने के लिए स्पेशलाइज्ड कैरियर होते हैं। एक को बोलते हैं हम SRB1, जिसको बोलते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर टाइप क्लास B1, और दूसरे को ABCG1, जिनको हम ABC ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। जो ABCA1 होते क्या है, ABC प्रोटीन असल में ATP की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ करते हैं, और इस एनर्जी का यूज़ करते हुए मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि लिपिड और दूसरे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को। अगर ABC ट्रांसपोर्टर इनमें मसला आ जाए, इनके जीन के अंदर मसला आ जाए, तो बेटेंजियल डिजीज होता है। इसके साथ साथ साइटोस्टेरोलीमिया भी देखने को मिलता है, सिस्टिक फिब्रोसिस भी देखने को मिलता है, एक्सलिंग एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सारे हमने पहले नाम सुने हुए हैं।
कैसे? एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, आपने सुना होगा, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिनके कार्बन एटम 22 से ज़्यादा होते हैं, इनको पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अगर वो ट्रांसपोर्टर्स में डिफेक्टिव हो जाए तो फिर जो डिजीज़ होगा उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने की वजह से सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन या CFTR प्रोटीन, इसके जीन में म्यूटेशन आ गई जो क्लोराइड चैनल का काम करती थी। साइटोस्टेरोलीमिया, साइटोस्टेरोलीमिया एक होता है प्लांट स्टीरोल जिसको बोलते हैं साइटोस्टेरोल, ठीक हो गया। जो प्लांट कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या कराता है, जो हमारे जो डिनोवो कोलेस्ट्रॉल या फिर एनिमल कोलेस्ट्रॉल, इसके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता है इफ्लक्स के लिए वो होता है ABCG5/8, ठीक हो गया। यानी ABCG5 भी हो सकता है, ABCG8 भी हो सकता है, इसको बाद में देख लेंगे हम, ठीक हो गया। यहाँ पर यानी मैंने बता रहा था HDL की टाइप, तो एक टाइप बताई आपको मैंने सबसे इनएक्टिव वाली जो था नेसेंट डिस्क्वाइडल HDL। दूसरी टाइप बता रहा हूँ HDL2। HDL पहले बता दो 3 वाला। HDL3 कैसे बनता है, जब ये पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करेगा। कोलेस्ट्रॉल के अपटेक कराने के लिए स्पेशल रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर टाइप B क्लास, यानी स्कैवेंजर रिसेप्टर B1 और ABCG1। ये कोलेस्ट्रॉल को उठा के किसके वो देंगे, नेसेंट डिस्क्वाइडल HDL को। अगर ये HDL थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेता है, पेरिफेरल टिश्यूज है, ठीक हो गया, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करा देगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर में। एस्टर में कन्वर्ट कराने के लिए फैटी एसिड चाहिए और फैटी एसिड उठाएगा कहाँ से, लेसिथिन से या फॉस्फेटाइडलकोलिन से। एंजाइम होगा LCAT, वही एंजाइम है जो ApoA1 की वजह से एक्टिव होता है। तो ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्मेशन कर देगा। वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर सरफेस से अंदर की तरफ चला जाएगा और लेसिथिन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के पास चला जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल को उसने उठा लिया। जब कोलेस्ट्रॉल को इंट्रैप करेगा, इनगल्फ करेगा, तब इसका नाम तब्दील हो जाएगा। इसको बोलेंगे HDL टाइप 3, यानी HDL टाइप 3 में कोलेस्ट्रॉल एस्टर देखने को मिलता है। फिर HDL टाइप 3 लेती रहेगी, कोलेस्ट्रॉल लेती रहेगी। जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तब जो टाइप बनेगी उसको बोलेंगे HDL टाइप 2। और HDL टाइप 2 अपना सारा कोलेस्ट्रॉल लिवर को अंदर दे देगी और एंजाइम होगा हिपैटिक लाइपेज। कौन सा एंजाइम होगा, हिपैटिक लाइपेज, और ये वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, HDL टाइप 3 में। और यहाँ पे कुछ यहाँ मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि जो ApoA1 है, ApoA1 कभी इनएक्टिव भी हो सकती है, तो फिर इनएक्टिव हो गया तो फिर किडनी इसके वाश डाउन करा देगा, ठीक हो गया। तो इसकी डिस्चार्ज या फिर आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलती है कहाँ पर, किडनी पर, ठीक हो गया। एक टाइप रहेगी उसका नाम है प्री बीटा HDL। ये भी एक सबसे ये सब दरमियानी वाली है, यानी ये इसके पास एक्टिविटी भी होती है लेकिन इसकी एक्टिविटी HDL टाइप 3 और HDL टाइप 2 दोनों से थोड़ी सी कम होती है। और ये पेरिफेरल टिश्यू से लेती होती है कोलेस्ट्रॉल ABCA1 से लेती है, ABCA1 में लेती है, ठीक हो गया। तो जो टाइप बनती है उसको बोलते हैं प्री बीटा HDL। बाकी HDL को हम इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, बहुत सारा हमने ओवरव्यू दे दिया HDL का। तो फिर यहाँ पे जो डिजीज़ होगा उस डिजीज़ का क्या नाम होगा आपको मैं बता चुका हूँ, तो इसका सही जवाब होगा डेल्टा ABC1। और जो डिजीज़ का नाम होगा उसको बोलेंगे टेंजियर डिजीज़। क्या बोलते हैं, टेंजियर डिजीज़। टेंजियर डिजीज़ या फिर इसके दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि फैमिलियल अल्फा लाइपोप्रोटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा लाइपोप्रोटीन जिसको हम HDL, क्योंकि HDL को अल्फा लाइपोप्रोटीन, VLDL को बोलते हैं प्री बीटा, LDL को बोल सकते हैं बीटा वाली लाइपोप्रोटीन, ठीक हो गया। इसको फिश आई डिजीज़ भी बोल सकते हैं, इसको हम ApoA1 डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। इसमें आपको HDL का लेवल बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। जब HDL का लेवल कम होगा तो फिर टैग का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। नंबर 5 यहाँ पे करंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उन्होंने ये बताया कि जो अडल्ट मेल है उसका जो HDL है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। पिछले केस में हमें 18 देखने को मिला था, यानी HDL काफ़ी ज़्यादा कम था। इस डिजीज़ को बोलते हैं टेंजियर डिजीज़ या अल्फा लाइपोप्रोटीन डेफिशिएंसी या फिश आई डिजीज़ या फिर ApoA1 डेफिशिएंसी या टेंजियर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन सा एंजाइम है, ठीक हो गया, जो HDL के प्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एंजाइम मैंने बताया था वो था LCAT था। कौन सा एंजाइम था, LCAT था। अब दूसरे एंजाइम है, इनका भी फंक्शन आपको पता होना चाहिए। जो पहला जो बताया मैं CETP, इसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन, ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन करती क्या है, ये प्रोटीन ये करती है कि जो HDL है, HDL का तो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक हो गया, HDL का कोलेस्ट्रॉल किसको दे देगी, VLDL को दे देगी और वहाँ से टैग खुद उठा लेगी। तो ये इसका फंक्शन होता है, यानी CETP क्या करती है, ये HDL के कोलेस्ट्रॉल एस्टर को ट्रांसफर करती है टैग के बदले में, किसके दरमियान, VLDL के दरमियान, ठीक हो गया। तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ उसने ACAT। अब ACAT का क्या फंक्शन होता है? ACAT का मतलब होता है एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज। मतलब फैटी एसिड से जो फैटी एसिड जो कोए की फॉर्म में है, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को एस्टर में कन्वर्ट करा दिया। तो ये कोलेस्ट्रॉल की एस्टर फॉर्म बनाने के लिए एंजाइम होता है। ठीक हो गया, ACAT कोलेस्ट्रॉल की स्टोरेज के लिए। बाकी AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ये वही काइनेस होगा जो AMP की वजह से एक्टिवेट होगा। प्रोटीन काइनेस है जो साइक्लिक AMP की वजह से एक्टिवेट होगा। नंबर 6 में यह बताया है कि रिपोर्ट लिपिड वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटेड। यहाँ पे ये बताया गया कि जो कैलकुलेशन एस्टिमेट द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक हो गया, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इसमें बताया गया कि VLDL। ठीक हो गया, फास्टिंग कंडीशन के अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो हम सम करते हैं कोलेस्ट्रॉल इन HDL, कोलेस्ट्रॉल इन LDL एंड कोलेस्ट्रॉल इन VLDL। क्योंकि काइलो मैक्रोन तो नील होते हैं। काइलो फास्टिंग कंडीशन के अंदर ज़्यादा खाना थोड़ी खा रहे हैं हम, तो काइलो मैक्रोन तो नील हो गए यहाँ पर। ठीक हो गया, तो हम फास्टिंग कंडीशन के अंदर अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को करना हो, मालूम करना हो, उसके मेजरमेंट लेनी हो, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बराबर होता है LDL-C, HDL-C और VLDL-C। लेकिन काइलो मैक्रोन का कोई रोल नहीं होता। जो VLDL है, जो प्राइमरी टैग कैरियर है, VLDL प्राइमरी टैग कैरियर है। किसके बाद नंबर आता है इसका? काइलो मैक्रोन का। काइलो मैक्रोन में सबसे ज़्यादा टैग आता है, लेकिन ये काइलो मैक्रोन टैग कैरी करता है कब, किस कंडीशन के अंदर? एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, फैट स्टेट में। ठीक हो गया, इसके बाद जो बारी आती है वो VLDL की आती है। ठीक है, प्राइमरी टैग कैरियर होता है इस कंडीशन में, क्योंकि ये लीवर से टैग को कैरी करते हुए पेरिफेरल टिश्यू के पास लेके आता है। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है VLDL का, वो 20% होता है टैग का। 20% ऑफ टैग का। हमने लिपन कोट में देखा था कि जो VLDL-C को मालूम करने का तरीका ये था कि अगर हम टैग को 5 के ऊपर डिवाइड कर दें, तब हमें VLDL-C की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि जो टैग हो कोलेस्ट्रॉल की रेशियो होती है VLDL के अंदर, वो 5/1 होती है, 5/1 होती है। ठीक हो गया, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फार्मूले में VLDL ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं नंबर 7। स्टैटिन्स आर इनइफेक्टिव इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब स्टैटिन्स किसके अंदर इनइफेक्टिव होगी? पहले आपको बता दूं स्टैटिन्स करती क्या है। स्टैटिन्स वैसे काम तो करती है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना होता है, लेकिन ये जाती है सेल के अंदर जाके काम करती है। फिर कैसे कम होता है कोलेस्ट्रॉल, मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिन्स गई सेल के अंदर, गई सेल के अंदर, इसने HMG कोए रिडक्टेज इसको इनहिबिट कर दिया। जब HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिट हो गया तो डी नोवो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस स्टॉप होगी, सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया। अब जब सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया, तो फिर नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल ये करता था कि अपने रिसेप्टर की जो फॉर्मेशन होती है उनको इनहिबिट करता था। मतलब अगर सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता था तो वो LDL रिसेप्टर इनके सिंथेसिस को ब्लॉक करता था। अब अगर सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो वो LDL रिसेप्टर को ब्लॉक या फिर इनहिबिट नहीं कर सकता, इनके फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं कर सकता, इसके जीन लेवल को या फिर इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं कर सकता। जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहिबिट नहीं होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, LDL रिसेप्टर की फॉर्मेशन होती है। यानी LDL रिसेप्टर की अप रेगुलेशन देखने को मिलती है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल कब कम होगा? सेल के अंदर वाला, जब स्टैटिन्स काम करती है। ठीक हो गया, इसके साथ एक और ड्रग्स भी होती है जो एक प्रोटीएस को इनहिबिट करती है। प्रोटीएस कौन सा? प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सब्टिलिसिन काइनेक्सिन टाइप 9। बड़ा अजीब है, प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सब्टिलिसिन काइनेक्सिन टाइप 9। इसको भी ये भी इनहिबिटर्स होते हैं। ये भी रिसेप्टर की अप रेगुलेशन करते हैं। जब LDL रिसेप्टर की अप रेगुलेशन होती है तो फिर LDL रिसेप्टर क्या करते हैं? वो ApoE के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को कैरी करेंगे, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ करेंगे। तो अगर स्टैटिन्स का अपने एक्शन खत्म करना है तो फिर आप LDL रिसेप्टर को नॉन फंक्शनल कर दें, इनके जीन के अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर दें, जिसकी वजह से रिसेप्टर की आप रेगुलेशन नहीं होगी। जब रिसेप्टर की आप रेगुलेशन नहीं होगी तो फिर कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर सकते, यानी कोलेस्ट्रॉल की अपटेक नहीं करा सकते। इसके साथ कुछ और 2 इंपॉर्टेंट डिजीज़ भी आपको बता देता हूँ। एक डिजीज़ है वुलमैन डिजीज़, दूसरा होता है नीमैन पिग डिजीज़ टाइप C। वुलमैन डिजीज़ दोनों के दोनों लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती है। वुलमैन डिजीज़ में ये होता है कि जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर को हाइड्रोलेज करते हैं। तो अगर ये हाइड्रोलेसिस नहीं होते तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। नीम एंड पिग्स टाइप C वाले में ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की अक्रॉस हम। ठीक हो गया, यानी कोलेस्ट्रॉल एस्टर को लाइसोसोम के अंदर पंप नहीं कर सकते। तो नीम एंड पिग्स डिजीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट वाला मसला होगा, वुलमैन डिजीज़ के अंदर हाइड्रोलिसिस का मसला होगा। तो ये तो आपको आंसर दे दिया, LDL रिसेप्टर को नॉन फंक्शनल होना चाहिए, तभी ही हमें ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 8th MCQ।
इस एमसीक्यू में यह बताया गया कि स्टेटोरिया हुआ है पेशेंट में और इसमें लो लेवल है काइलोमैक्रोन के और वीएलडीएल के। साफ बात है, अगर काइलोमैक्रोन नहीं है तभी स्टेटोरिया देखने को मिलेगा। अब काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है और जब इनका लेवल कम है तो फिर जो टैग इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसके बाद क्या बता रहा है वो, एग्जामिनेशन में ये बताया गया है कि जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स थे वहाँ पे लिपिड काफ़ी ज़्यादा एक्युमुलेट हुआ था। तो फिर एंजाइम डैमेज या एंजाइम डिफेक्ट हमें क्या बताता है, यानी कि कहाँ किस जगह पे डिफेक्ट है। तो यहाँ पर जो मेन जो प्रोटीन डिफेक्टिव होगी या फिर एंजाइम होगा वो होगा MTTP और इस कंडीशन को बोलेंगे ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया की दो टाइप यहाँ पर के तो बताई हुई है। एक टाइप थी जो HDL को अफेक्ट करती है और दूसरी टाइप ऐसी है जो काइलोमैक्रोन, VLDL और LDL को अफेक्ट करती है। जो पहली टाइप है उसको बोलते हैं ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया और जो दूसरी टाइप थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका नाम था फिश आई डिजीज या APOE1 डेफिशिएंसी या टेंजर डिजीज या अल्फा लाइपोप्रोटीन डेफिशिएंसी। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में ये मसला होता है कि जो एपोबी होता है, एपोबी काइलोमैक्रोन के अंदर कौन सी वैरायटी का होता है, एपोबी 100 और नहीं काइलोमैक्रोन के अंदर होता है एपोबी 48 और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर जो यानी जो इसने बनाना है VLDL उसके अंदर जो एपो होता है एपोबी 100 होता है। जो एपोलाइपोप्रोटीन इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, इनकी लोडिंग होती है लिपिड के साथ और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। माइक्रोसोमल क्यों का, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन जो लिपिड को लोड करेगी किसके साथ, प्रोटीन के साथ, और यही लाइपोप्रोटीन की फॉर्मेशन कराती है। अगर इस प्रोटीन के अंदर मसला आ जाए या ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाए तो फिर आपको ना ही काइलोमैक्रोन देखने को मिलेगी ना ही VLDL, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट होती है। जब VLDL नहीं होगा फिर LDL भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि LDL असल में VLDL से ही बनता है, इसकी डिग्रेडेशन से ही बनता है। तो फिर आपको टैग का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। जो इंटेस्टिनल और लीवर के सेल्स हो गए उनके अंदर लिपिड की एक्युमुलेशन होगी। इस सिनेरियो के अंदर उसने बताया हुआ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स शोज लिपिड लिडन सेल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर इनके सेल्स के अंदर एक्युमुलेशन है लिपिड की, लेकिन वो आगे सीक्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि MTTP नहीं है। ठीक हो गया, वैसे MTP था एब्रीवेशन, लेकिन यहाँ पे MTTP लिखा हुआ है। M से माइक्रोसोमल, T से ट्राइग्लिसराइड, T से ट्रांसफर, P से प्रोटीन, MTTP प्रोटीन। और यहाँ पर आपको फैट सॉल्युबल विटामिन इसकी भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं लाइपोप्रोटीन की वजह से। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, बीटा। बीटा में इसने बताया हुआ है एपोलाइपोप्रोटीन C2, एपोलाइपोप्रोटीन C2। एपोलाइपोप्रोटीन C2 इसका मेन फंक्शन होता है LPL लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करना, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करना। तो अगर इसमें मसला हो जाता है इसमें, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा डिजीज देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं हम फैमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी या फिर टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। इसके अंदर जो टैग का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होगी या फिर इसकी एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा या फिर एपोसी2 की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से हमें टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम फैमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी। तीसरा बताया है, तीसरा तो आपको बता दिया MTTP की वजह से क्या होगा, MTTP की वजह से ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया होगा। LCAT इसकी वजह से कौन सा डिजीज होगा, ये मैंने आपको बताया था। LCAT किस तरह एसोसिएटेड होता है HDL के साथ और ये एक्टिवेट होता है APOE1 के साथ। तो अगर HDL की डेफिशिएंसी हो तो फैमिलियल अल्फा लाइपोप्रोटीन डेफिशिएंसी, टेंजियर डिजीज, फिश आई डिजीज या APOE1 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एलिफेंट बताया हुआ CETP, ये भी HDL के साथ एसोसिएटेड होती है। इसका मेन फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का एक्सचेंज करना, कोलेस्ट्रॉल एस्टर का एक्सचेंज करना टैग के लिए। ठीक हो गया, किसके दरमियान, VLDL के दरमियान। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। बाकी इंशाल्लाह MCQs नेक्स्ट वीडियो में विद कंप्लीट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिएगा और मिस्टेक्स को इग्नोर कर दीजिएगा, स्पीच के मिस्टेक्स को, कॉन्सेप्ट के मिस्टेक्स को नहीं। अल्लाह हाफिज़।